आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज मैं संसद के तीसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता देना चाहता हूँ कि संसद के इन 5 वीडियो के क्रमानुसार छठी वीडियो जो आपको प्राप्त होगी, वह संपूर्ण संपूर्ण संसदीय परिदृश्य से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको उसमें कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी वीडियो। पहले बजट सत्र, याद रखिए, जो बजट पहले पेश किया जाता था वह फरवरी से मई तक माना जाता था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से बजट सत्र फरवरी से मार्च तक कर दिया गया। ठीक है। और पहले क्या होता था कि जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, लेकिन अब बजट जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, संसद का सत्र तभी राष्ट्रपति तब ही बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे सलाह दे। याद रखिए, राष्ट्रपति जितना भी कार्य करता है वह प्रधानमंत्री या फिर उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह के पश्चात ही वह कार्य करता है। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में जनरली देखा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। संसद के बैठक को समाप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संसद के बैठक को किन किन विधियों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो 3 प्रकार की विधियां होती हैं जिनके माध्यम से संसद के सत्र को संसद की बैठक को समाप्त किया जाता है। देखते हैं, पहला है स्थगन, दूसरा है सत्रावसान व तीसरा है विघटन। याद रखिए, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, इन दोनों में कुछ माइन्यूट सा अंतर है। ठीक है। याद रखिए, स्थगन जो करता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन सत्रावसान और विघटन यह दोनों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है कि बैठक को लोकसभा स्पीकर के द्वारा चाहे कुछ मिनटों के लिए रोक दिया गया हो, कुछ घंटों के लिए भी रोका जा सकता है, कुछ दिनों व कुछ सप्ताह के लिए भी स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सत्रावसान की, तो सत्र एक ही समाप्त, अब कोई नई बैठक नहीं होती। याद रखिएगा कि यदि सत्र, जैसे मान लीजिए कि मानसून सत्र है, यदि मानसून सत्र समाप्त हो गया तो अगला मानसून सत्र 1 साल बाद आएगा। ठीक है। बजट सत्र, बजट सत्र समाप्त होने के पश्चात 1 साल बाद वह बजट सत्र पुनः पेश किया जाएगा। यानी कि सत्र जो है यदि समाप्त हो गया तो उसके लिए फिर नया सत्र आएगा। लोकसभा जो है, अब हम देखते हैं विघटन क्या होता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को ही भंग कर देता है, अर्थात अब नई लोकसभा गठित होके आएगी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विघटन होता है, यानी कि सरकार का गिर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नोट, दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। याद रखिए, दो सत्रों के बीच का जो मैक्सिमम गैप होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। साल में न्यूनतम 2 सत्र आवश्यक है, कम से कम 2 सत्र साल भर में जरूर होने चाहिए, और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सेंडाई सत्र किसे कहते हैं? जब बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। याद रखिए, स्थगित की जाती है, ना कि सत्रावसान या विघटन। ठीक है। जब अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है तो ऐसे सत्र सेंडाई सत्र कहलाता है। और इसमें एक और चीज है कि अस्थायी समय के लिए, इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात यह ना बताया गया कि यह कितने दिनों के लिए, कितने सप्ताह के लिए स्थगित किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्थगन। स्थगन के संदर्भ में हम देखते हैं, स्थगन जो होता है यह एक दिन के बैठक में 2 सत्र होते हैं। ठीक है। पहला सत्र 11 बजे से लेके 1 बजे तक का होता है,
दूसरा सत्र 2 बजे से लेके 6 बजे तक का होता है। स्थगन का तात्पर्य सदन की कार्यवाहियों को कुछ समय के लिए स्थगित करने से है। ठीक है। अच्छा, विधेयक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जनरली विधेयक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो कि किसी अन्य संसदीय सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है। अक्सर केसेस में यह देखा गया है कि सरकारी बजट जो पेश किया जाता है उसके पास होने की आशंका अधिक होती है बनिस्बत की गैर सरकारी विधेयक के। यदि हम एक्ट अथवा बिल की बात करें तो जब दोनों सदनों के पास, ठीक है, राष्ट्रपति दोनों सदनों से वह पास हो जाए और राष्ट्रपति की मुहर लग जाए तो उसे बिल या एक्ट कहते हैं। वह एक्ट का रूप या अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। लेकिन विधेयक वह तब कहलाता है जब वह सदन में पेश किया गया होता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई होती है। ठीक है। लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव होता है? याद रखिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें हम आगे डिस्कशन करते हैं जब विधेयक समाप्त नहीं होता। अर्थात वे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें विधेयक समाप्त नहीं होता, और आगे हम देखेंगे कि वे कौन सी कंडीशन हैं जिसमें विधेयक व्यक्तगत हो जाता है। तो यहाँ पे चार कंडीशन है जिसमें विधेयक समाप्त नहीं होता। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं देखते हैं। पहला है संयुक्त अधिवेशन के समय लाया गया विधेयक। यदि संयुक्त अधिवेशन चल रहा है और उसी समय कोई विधेयक लाया गया और लोकसभा भंग हो जाए तो वह विधेयक व्यवगत नहीं होगा। दूसरा, राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में लाया गया हो और लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है। लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक व्यवगत नहीं होता। याद रखिए उच्च सदन से राज्य यहाँ से पारित होकर फिर लोकसभा में लाया गया हो और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो ऐसी कंडीशन में विधेयक व्यवगत नहीं होगा। तीसरा कौन सा कंडीशन है? दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए और तब लोकसभा भंग हो जाए। अर्थात यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अब वो राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया है, तो ऐसी कंडीशन में यदि लोकसभा भंग होती है तो वह विधेयक व्यवगत नहीं होगा। चौथा कंडीशन है दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास। ठीक है। यानी मान लीजिए दोनों सदनों से पारित हो गया विधेयक और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति पुनः संशोधन कर सदन में भेज दें तभी लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विधेयक व्यवगत नहीं होगा। ये चार कंडीशंस हैं। इनके अलावा जितनी भी कंडीशन होंगी उनमें विधेयक व्यवगत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में विधेयक व्यवगत हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है। तो विधेयक समाप्त हो जाता है, दो कंडीशन इधर दी हुई हैं। लोकसभा में यदि विधेयक लाया गया हो और लोकसभा में विचाराधीन हो तभी लोकसभा यदि भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है। हमने वहां पे देखा था कि राज्यसभा के से पास होकर लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा भंग हो गई थी तो विधेयक व्यवगत नहीं हुआ था। लेकिन यदि लोकसभा में विधेयक लाया गया हो और लोकसभा ही भंग तभी भंग हो जाए विचाराधीन होने के साथ ही, तो ऐसे कंडीशन में वह विधेयक व्यवगत हो जाता है। दूसरा है लोकसभा में पारित विधेयक, लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा के पास विचाराधीन हो और उसी समय लोकसभा जो है वो भंग हो जाए तो ऐसी कंडीशन में विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये कुछ कंडीशन दी गई हैं कि विधेयक, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि विधेयक कब व्यवगत होता है कब व्यवगत नहीं होता है। नेक्स्ट है मंत्रियों एवं महान्यायवादियों का क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि मंत्री जो एक सदन का सदस्य है, ठीक है, किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, मंत्री किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। वह बोल बोल भी सकता है उस सदन में पर मतदान नहीं कर सकता। मतदान वही करेगा जिसका वह सदस्य होगा। मान लीजिए कि एस जयशंकर जी, हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है। और वो लोकसभा में बोल सकते हैं, उपस्थित भी हो सकते हैं, लेकिन मतदान राज्यसभा में करेंगे, लोकसभा में कतई मतदान नहीं कर सकते वो। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा में मतदान का अधिकार उसके पास नहीं है। ठीक है।
मतदान वही करेगा जिसका वहाँ सदस्य होगा। महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी विधि अधिकारी पर किसी भी सदन का सदस्य वह नहीं होता। ठीक है, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके कुछ अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं, चूंकि वह प्रथम विधि का अधिकारी है। अ, इस वजह से वह किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता, मतदान वह नहीं करेगा। नेक्स्ट, सदन। अब सदन के बारे में देखते हैं। सदन जो होता है इसमें कुछ सत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसमें प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र जो होता है 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। प्रथम सत्र के अंतर्गत दो आते हैं। एक 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, जो कि प्रश्नकाल कहलाता है, और दूसरा होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यह शून्यकाल का समय है। याद रखिए, शून्यकाल, प्रश्नकाल ये सभी भारत की देन है। ठीक है। द्वितीय सत्र जो होता है वह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक या 5 बजे तक होता है। सबसे मुख्य होता है प्रश्नकाल। ठीक है, उसके बाद होता है शून्यकाल। जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बारे में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर यह प्रश्नों में पूछा गया कि अल्प सूचना पत्र किसे कहते हैं, मौखिक सूचना पत्र किसे कहते हैं, लिखित सूचना पत्र किसे कहते हैं। कोई भी किसी भी सत्र में एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, गैर तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम में। यदि हमें डीप नॉलेज है तो ही हम ऐसे प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्नकाल के संदर्भ में। प्रश्नकाल जो कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका होता है समय। केवल 20 मुद्दों पर ही सवाल उठाए जा सकते हैं। याद रखिए, केवल और केवल 20 मुद्दों पर ही सवाल उठाए जा सकते हैं। स्पीकर 10 बजे बताएगा कि किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की, मौखिक प्रश्नों की, तो याद रखिए, मौखिक प्रश्न मंत्री मौखिक उत्तर देंगे। यदि कोई प्रश्न किया जाता है विपक्ष के द्वारा तो इसका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाएगा। इसमें तर्क वितर्क होता है। विपक्ष जो है प्रश्न पूछता है, पक्ष जो होता है उसे साक्ष्यों के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन लिखित प्रश्नों में ऐसा नहीं होता। लिखित प्रश्न में उत्तर भी लिखित ही प्राप्त होगा। ठीक है। अल्प सूचना पत्र, देश में अल्प सूचना पत्र के माध्यम से देश में जो 10 दिन के भीतर जो जनहित के मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है। याद रखिए, अल्प सूचना पत्र में जो हाल ही के नवीनतम जनहित के मुद्दे हैं, हाल के मुद्दे हैं, उन्हें ही उठाया जाता है अल्प सूचना प्रश्न पत्रों के तहत। नेक्स्ट है शून्यकाल। शून्यकाल भारत की देन है। इसका कार्य जो समय होता है, कार्य समय, वह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया के संबंधी नियमों में इसे नहीं किया गया है। ठीक है, या इसके अन्यत्र कहीं किया गया है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का विशेषाधिकार हम देखते हैं। राज्यसभा किसका विशेषाधिकार क्या क्या होता है। याद रखिए, राज्यसभा जो होता है राज्यों का सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा जनता का सदन कहलाता है। अब यह चूंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, यानी कि राज्यों की पेरेंट्स बॉडी है, तो ऐसे में उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। हम देखते हैं कि उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद के माध्यम से। तो यहाँ है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अनुसूची 7 के अंतर्गत यदि राज्य सूची, चूंकि राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाता है, केंद्र सूची पर केंद्र बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, वहीं अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाता है वो केंद्र बनाता है। ठीक है, लेकिन क्या केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है, यदि राज्यसभा लोकसभा को इजाजत दे दे। ठीक है, तो राज्य कानून कब बनाएगा? आर्टिकल 249 कहता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 विशेष बहुमत से यह अनुमति प्रदान कर दे, तो
लोकसभा जो है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अवशिष्ट सूची पर न राज्य न केंद्र, ठीक है, याद रखिए केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है। अवशिष्ट सूची जो होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इन सबसे अन्यत्र होती है। ठीक है। इसका जो कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, यह केंद्र को प्रदान किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 253 यह एक बहुत ही रोचक अनुच्छेद है। इसके बारे में हम जानते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद जो है बिना राज्यों की अनुमति के कानून बना सकती है। ठीक है। ऐसा आखिर क्यों किया गया कि बिना राज्यों के अनुमति के वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए? या तो केंद्र का हस्तक्षेप हो गया और संघवाद की विचारधारा कहीं ना कहीं इससे प्रभावित दिखाई देती है। याद रखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रश्न हैं तो ऐसे में केंद्र को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य है, जो जल है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। लेकिन जो केंद्र है, यदि मान लीजिए तीस्ता नदी जल विवाद का समझौता बांग्लादेश के साथ हो गया और यदि ममता बनर्जी सरकार ने चूंकि जल जो है राज्य सूची का विषय है, उस पर कानून बनाने के लिए केंद्र को मना कर दिया, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन होगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आर्टिकल 253 आया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतरतम कारणों से कोई रुकावट न आ सके। इस वजह से अनुच्छेद 253 का प्रावधान किया गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आर्टिकल 253 का प्रावधान क्यों किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने में अंतरतम उत्पन्न कोई रुकावट ना आ सके, इस वजह से आर्टिकल 253 इजाद किया गया। ठीक है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? संघ एवं राज्य अखिल भारतीय आयोग के गठन की शक्तियां, यानी कि जो हमारा यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, या फिर अदर स्टेट पीसीएस है, इन सब के जो गठन की जो शक्ति है वो राज्यसभा को ही प्रदान की गई है। ऐसे में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में सर्वोपरि भूमिका निभाता है अपेक्षाकृत लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं। नोट, भारत का संघवाद अमेरिका का ना होकर कनाडा के संघवाद से प्रेरित है, जो कि एक मजबूत सशक्त केंद्र का निर्माण करता है। भले केंद्र सूची अथवा राज्य सूची के विषय अलग अलग क्यों ना हो, पर यदि राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा तो उस पर कानून केंद्र ही बनाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो भारत का संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है, ना कि राज्यों की ओर। एब्सोल्यूट जो संघवाद जो है वो नहीं है भारत में। ठीक है। राज्यसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करवाकर ऐसा वह कर सकता है। ठीक है। 84वां संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है निश्चित होगा, अर्थात वह 15% होगा कुल सदस्य संख्या के। ठीक है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर 15% कर दिया गया है कुल सदस्यों की संख्या को? तो याद रखिए 84वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है। ठीक है। आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 111 तक इसमें क्या कहा गया? विधायिका, ठीक है, विधायिका संसद, ठीक है, यह कानून का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। ठीक है। विधेयक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? विधेयक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। अब इसमें अंदर क्या होता है? सरकार के किसी मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक लाया जाता है, सरकार के किसी मंत्री द्वारा यदि कोई संसद में विधेयक लाया जाता है तो वे प्रायः पास हो जाते हैं, क्योंकि यह जो अ, लाया जाता है विधेयक, यह सरकार की मंशा के आधार पर लाया जाता है। सरकार स्वयं चाहती है कि यह विधेयक सदन में पेश किया जाए। लेकिन गैर सरकारी विधेयक सरकार के सांसदों, जो कि मंत्री नहीं है, या विपक्ष के सांसदों के जो कि अन्य दलों से संबंधित है, उनके द्वारा लाया जाता है। इस या जो होती है कैबिनेट होती है या जो गवर्नमेंट होती है,
इसमें उसका कोई आशय नहीं होता, यह व्यक्तिगत कारणों से भी लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कम चांसेस देखे गए हैं कि जो गैर सरकारी विधेयक है वो पास हो जाए। नेक्स्ट, विधेयक के प्रकार कितने होते हैं? याद रखिए, विधेयक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, 4 प्रकार के मुख्यतः विधेयक होते हैं, ठीक है। और जो धन विधेयक होता है वह सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। साधारण विधेयक, इसके संदर्भ में देखते हैं, कोई स्पष्ट परिभाषा साधारण विधेयक की नहीं है, ठीक है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जो विधेयक धन विधेयक, याद रखिए, साधारण विधेयक किसे कहेंगे? जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा वह साधारण विधेयक होगा, ठीक है। यानी 4 टाइप के विधेयकों में जो 3 टाइप का नहीं होगा वो चौथा होगा, ठीक है। साधारण विधेयक पहले कहाँ लाया जाता है? तो याद रखिए, साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है, दोनों जगह लाया जा सकता है। सरकारी गैर सरकारी दोनों सदस्य इसे ला सकता है। साधारण विधेयक सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जो आवश्यकता पड़ती है वह धन विधेयक में पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती, ठीक है। और इस चूंकि साधारण विधेयक में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां जो होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। इसलिए मतभेद पर संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति, यदि मतभेद हो जाता है तो आर्टिकल 108 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेंगे, और आर्टिकल 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक आखिर क्या है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 110 के अंतर्गत कोई प्रावधान या सारे प्रावधान जिस विधेयक में शामिल हों, ऐसे विधेयक को धन विधेयक या मनी बिल कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 110 के बाहर के कोई विषय नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो वह वित्त विधेयक हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मनी बिल किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट मनी बिल उसे कहते हैं कि जिसमें आर्टिकल 110 के अंतर्गत रखे गए प्रावधानों को उसमें रखा गया हो, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिप गलती देखते हैं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या संबंध होता है। तो याद रखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। यानी कि धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक का एक छोटा सा रूप है, ठीक है। वित्त विधेयक जो है इसकी जो क्राइटेरिया है यह बहुत ब्रॉड है, लेकिन धन विधेयक जो है एक सीमित इसके ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर धर्म विधेयक किसे कहते हैं? कर लगाना, कर समाप्त करना या विनियमित करना, परिवर्तन करना, यह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विधि संशोधन विनियम, ये सभी के सभी कहाँ आते हैं? वित्त विधेयक में आते हैं, ठीक है। अच्छा, धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो याद रखिए, धन विधेयक में जो सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं या लोकसभा को प्राप्त होती हैं, और धन विधेयक सबसे पहले जो लाया जाएगा वह कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। याद रखिए, धन विधेयक यदि लाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नितांत आवश्यक है, ठीक है। लोकसभा जो होता है, अच्छा, लोकसभा की शक्तियां धन विधेयक में जो होती हैं इज ग्रेटर देन राज्यसभा, यानी कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है धन विधेयक के संदर्भ में। यहाँ पे हमने देखा कि साधारण विधेयक में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती थी, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से अधिक प्रभावी है, ठीक है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति, इसे हम देखते हैं। तो राज्यसभा संशोधन तो नहीं कर सकती, इसका कोई अधिकार नहीं है, अस्वीकार भी नहीं कर सकती, अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, यही इसकी शक्ति है। 14 दिनों से अधिक यदि वह रखती है तो लोग यह मान लिया जाएगा कि वो उसके द्वारा यह मनी बिल जो है वो पास कर दिया गया है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। संशोधन की सिफारिश तो कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने या न माने उसके विवेकाधिकार पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। संशोधन की सिफारिश कर सकती है,
इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात इसमें जो एब्सोल्यूट पावर है वो किसे प्राप्त है, वह लोकसभा को प्राप्त है मनी बिल के संदर्भ में। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा, केवल और केवल अपनी स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है। ठीक है। अब देखते हैं वित्त विधेयक। तो याद रखिए वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और कौन कौन से प्रकार हैं? एक है आर्टिकल 110 धन विधेयक। हमने अभी देखा कि धन विधेयक जो होता है वित्त विधेयक का एक छोटा सा रूप होता है। ठीक है। आर्टिकल 117 ए और आर्टिकल 117 सी। तो आर्टिकल 117 ए को फर्स्ट टाइप वित्त विधेयक कहते हैं, जबकि आर्टिकल 117 सी को सेकंड टाइप वित्त विधेयक कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? तो याद रखिए जो आर्टिकल 117 ए है, इसके तहत आर्टिकल 110 के तहत के विषय तथा इसके अलावा अन्य विषय भी शामिल होते हैं, जबकि 117 सी में 110 अनुच्छेद 110 का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। यानी कि इसमें धन विधेयक का 1% भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह विशुद्ध जो है वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 117 सी। लेकिन आर्टिकल 117 ए जो होता है यह धन विधेयक का एक मिला जुला रूप होता है। ठीक है। यह धन विधेयक से निकटता प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 117 के तहत इसमें जो होते हैं विषय वस्तु शामिल होते हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे हम देखते हैं। आर्टिकल 110 धन विधेयक होता है। ठीक है। आर्टिकल 110 प्लस अन्य यह वित्त विधेयक पृथक टाइप का होता है। याद रखिए यह धन विधेयक के जो है निकटतम है। आर्टिकल 110 प्लस 117 वित्त विधेयक प्रथम टाइप। लेकिन आर्टिकल 117 यह शुद्धतम तौर पर जो होता है वित्त विधेयक होता है। ठीक है। इसमें धन विधेयक का कोई भी स्वरूप शामिल नहीं होता है। आर्टिकल 117 प्लस अन्य यह भी वित्त विधेयक सेकंड टाइप का होता है। याद रखिए अन्य में आर्टिकल 110 नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे जो हो। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 117 ए व आर्टिकल 117 सी। तो आर्टिकल 117 ए धन विधेयक से निकटता प्रस्तुत करता है, जबकि आर्टिकल 117 क्लॉज सी या सेकंड टाइप वित्त विधेयक है, जो कि शुद्धतम रूप है वित्त विधेयक का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है। तो याद रखिए धन विधेयक की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। धन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। धन विधेयक 110 व वित्त विधेयक 117 फर्स्ट टाइप। ठीक है। ये दोनों में समानता है, कहाँ कहाँ समानता है? याद रखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट टाइम में लोकसभा की शक्तियां बनिस्बत अधिक होती हैं राज्यसभा के। राज्यसभा से अधिक पावरफुल होता है लोकसभा। और दो समानता कौन कौन सी? केवल लोकसभा में आएगा आर्टिकल 117 के तहत। और धन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। ठीक है। साधारण विधेयक में वही हम देखते थे कि लोकसभा और राज्यसभा जो होते थे इनकी इक्वल शक्तियां होती थी। वित्त विधेयक 117 क्लॉज सेकंड टाइप में क्या है कि साधारण विधेयक में समानता कहाँ कहाँ? तो समानता देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी भी में भी यह लाया जा सकता है। ठीक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां इसमें बराबर होती हैं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में हम देखते हैं आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का यह प्रावधान किया गया है भाग 20 में। ठीक है। आर्टिकल 368 में संशोधन या परिवर्तन के संदर्भ में जो विधेयक लाया जाता है, ऐसे सारे विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्टिकल 2, 3, 169, 239। इसमें साधारण विधेयक
जो होता है इसके माध्यम से संशोधन किया जाता है, ना कि संविधान संशोधन विधेयक का इसमें प्रयोग किया जाता है। जब हम आर्टिकल 4 देखते हैं तो आर्टिकल 4 यह कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 4 के जो बोल हैं वो कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है, आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिए, फर्स्ट टाइप के वित्त विधेयक यानी कि जो धन विधेयक इसे हम कह सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्या वित्त विधेयक के परिचर्चा एवं मतभेद को लेकर लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, याद रखिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि वित्त, आपने कहा कि फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक, याद रखिए वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक जो होता है उसका जो शुद्धतम रूप है वित्त विधेयक का, वो है अनुच्छेद 117 क्लॉज सी, ना कि अनुच्छेद 117 क्लॉज ए। ठीक है, यहाँ पे जो वित्त आयोग का शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है, तो याद रखिए बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन यदि फर्स्ट टाइप का होगा वित्त विधेयक, तो ऐसे में वह धन विधेयक के साथ समानता प्रस्तुत करेगा, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या नहीं? याद रखिए, वित्त विधेयक को जो राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वित्त विधेयक सेकंड टाइप के बारे में हम देखते हैं, आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो याद रखिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा ठीक है, यदि मान लीजिए लोकसभा से राज्यसभा में इसे भेजा जाता है, ठीक है, तो राज्यसभा को यह शक्तियां हैं कि वह इसे स्वीकार करे या ना करे, या फिर इसमें संशोधन कर दे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा, कहाँ पर? साधारण विधेयक की कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट टाइप के वित्त विधेयक के कंडीशन में। ठीक है, राष्ट्रपति अनुमति दे, ना दे, अस्वीकार कर दे या संशोधन कर पुनः उसे भेज दे, उसे यह शक्तियां प्राप्त होती हैं। संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वित्त विधेयक सेकंड टाइप में संयुक्त अधिवेशन संभव है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिए, संविधान संशोधन विधेयक हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, धन विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, याद रखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दो विधेयकों में संयुक्त अधिवेशन कदापि नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में कभी भी संयुक्त अधिवेशन का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी बाकी वित्त विधेयक सेकंड टाइप में या फिर साधारण विधेयक में, दोनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं? तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम देखते हैं कि स्वीकृति उसे देनी होगी। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन 1971 कहता है। ठीक है, और वह पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों सदनों में यह लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती है, इसीलिए यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सदनों के वाचन के संदर्भ में हम देखते हैं कि पहला वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, तीन वाचन इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। पहले वाचन में क्या होता है? विधेयक सदन में पेश होता है। ठीक है, दूसरा, सदस्यों को विधेयक के शीर्षक के विषय वस्तु के बारे में अवगत कराया जाता है, या प्रथम वाचन के तहत घटने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, यानी कि वह इंट्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ उसका परिचय कराया जाएगा, उसकी विषय वस्तु तथा शीर्षक के बारे में सदस्यों को अवगत कराया जाएगा।
द्वितीय वाचन में तर्क वितर्क होता है, जवाब तलब होता है। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। जबकि तृतीय वाचन में पास होने न होने संबंधी विषय, यानी कि वह जो लाया गया है वह पास होता है अथवा नहीं होता है, इसके संदर्भ में निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विधायी प्रक्रियाओं का उल्लेख। याद रखिए विधायी प्रक्रियाओं का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक किया गया है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। संयुक्त अधिवेशन, याद रखिए पारित विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है, अर्थात जिस पर लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच विवाद चल रहा था, ठीक है, वह साधारण बहुमत से इसमें पास कराया जाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जितनी है दोनों जोड़कर उसका बटा दो कर देंगे, तथा +1 अर्थात उससे एक सीट ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, चूंकि 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्यों को हटा दिया गया है, अर्थात 543 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, 543 हो चुके हैं। ठीक है, और राज्यसभा में मान लिया कि 245 है, तो इन दोनों का योग बटे दो प्लस एक सीट ज्यादा, तो इतने मत से पारित हो जाता है। तो वह बजट, तो वह जो विधेयक वह पास हो जाता है। यदि नहीं हो पाता, यदि इतने वोट नहीं मिल पाते तो वह जो होता है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा अधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या अधिक है। याद रखिए हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 543 है, जो कि आधे से काफी अधिक है। और इसका मतलब यह है कि यदि लोकसभा या मन बना ले कि इससे हमें पास करना है, तो वह लोकसभा के मतों के बल पर ही उसे पास कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, याद रखिए संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, पहली बार। अच्छा मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो किसके द्वारा की जाएगी। याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो वह डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जाती है। ठीक है, अच्छा यदि डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो कौन करेगा, तो याद रखिए डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि सभापति। हमने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि जो सभापति होता है, सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, उपराष्ट्रपति, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इस वजह से उपराष्ट्रपति को यह अथॉरिटी नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा का उपसभापति उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि मान लीजिए उपसभापति भी ना हुआ तो संसद सदस्य जो मिलकर तय करेंगे कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे। यह चौथी कंडीशन है जो कि काफी रेयर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन प्रायः नहीं सामने आती, लेकिन यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन करेगा। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हुआ तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हुए तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और यदि तीनों अनुपस्थित हुए तो सभी सदस्य मिलकर यह चयन करेंगे कि किसे नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो फाइनली इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया। हालांकि अभी बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं। संसद चूंकि एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और मेरा यह उद्देश्य है कि मैं संसद को बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ऐसे ऐसे गुण टॉपिकों को आपके समक्ष लाऊं जो कि प्रायः नहीं लाए जाते। ठीक है, तो ऐसे में आपके समक्ष यह वीडियो मैं प्रस्तुत किया। आपको जो छठा लेक्चर मिलेगा, छठवें लेक्चर में आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जो कि एक लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। 50 प्लस क्वेश्चन उसमें
रखे जाएँगे और आप उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपने इन 5 वीडियो में कितना कंसंट्रेट होकर आपने पढ़ाई की और आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ। तो तीसरा वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो चौथा वीडियो होगा और सेकंड लास्ट लेक्चर होगा संसद का। थैंक यू सो मच। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा हुआ हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि मैं कहाँ पर और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।